साथियों, आज हम आपको भारतीय संविदा अधिनियम में लीडिंग केस गंगा शरण बनाम फर्म रामचरण रामगोपाल AIR 1952 SC 39 बताने जा रहे हैं। यह जजमेंट भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 32 जो भारतीय संविदा अधिनियम है, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 32 और 56 किन परिस्थितियों में लागू होती है, इस बात में समझाया गया है। तो साथियों, हम जान लेते हैं वाद के तथ्य कौन कौन से हैं, यानी कि वाद के तथ्य कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लास्ट तक देख के कमेंट भी करते जाएं। साथियों, वादी व प्रतिवादी ने मिलकर संविदा पर हस्ताक्षर किए। यहां वादी कौन है? वादी है गंगा शरण। गंगा शरण कौन है? वादी है। प्रतिवादी कौन है? फर्म है। प्रतिवादी कौन है? फर्म है। वादी और प्रतिवादी ने वादी ने और प्रतिवादी ने मिलकर एक संविदा पर हस्ताक्षर किए। मिलकर संविदा पर, किस पर? एक संविदा यानी अनुबंध पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। उक्त अनुबंध के अनुसार न्यू विक्टोरिया मिल्स कानपुर द्वारा तैयार किए गए विशेष तरह के कपड़े की गांठों की पूर्ति करनी थी। साथियों, ये जो अनुबंध होता है, इस अनुबंध में यह था कि जो न्यू विक्टोरिया मिल्स है, न्यू विक्टोरिया मिल्स कहां की? कानपुर की। न्यू विक्टोरिया मिल्स है जो कानपुर की, उसके द्वारा जो तैयार किए गए थे विशेष तरह के कपड़े, उन कपड़ों की गांठों की पूर्ति करनी थी। इस संविदा में यह तय हुआ कि हम आपको जैसे ही माल तैयार होगा सम्मत 1994 की 15 मकसर बंदी तक माल भेजते रहेंगे। इसमें यह था, शर्त क्या थी इसमें कि जैसे ही माल तैयार होगा सम्मत 1994 की 15 मकसर तक माल भेजते रहेंगे। यथाशीघ्र जैसे ही माल मिलेगा सप्लाई करेंगे और मिल से माल मिलने पर, जो कि मिलने तैयार करना शुरू कर दिया है और नोट कर लिया है, मगर सर बदी 15 तक माल भेजते रहेंगे। जब कपड़े की गांठें सप्लाई नहीं हुई तो ये जो वादी है, वादी और प्रतिवादी फर्म के बीच एग्रीमेंट हुआ, उस पर हस्ताक्षर हुए। एग्रीमेंट ये है कि जो फर्म है, फर्म न्यू विक्टोरिया मिल्स कानपुर के द्वारा जो तैयार की गए विशेष प्रकार के कपड़ा की गठाने हैं, वो किसको सप्लाई करेंगे? वादी को। इसमें एक समय भी निर्धारित किया गया कि भाई इस तारीख समय तक जो कपड़ा की विशिष्ट गांठें हैं वो गंगा शरण वादी तक पहुंच जाएंगी। जब कपड़े की गांठें सप्लाई नहीं हुई, जब कपड़े की जो गांठें हैं ना, जिनके लिए एग्रीमेंट हुआ, गांठें सप्लाई नहीं हुई, यानी फर्म के द्वारा गंगा शरण को सप्लाई नहीं की गई, तो वादी कौन है? वादी गंगा शरण ने। वादी गंगा शरण ने 20/11/1994 को प्रतिवादी को तार द्वारा एक नोटिस भेजा। तार द्वारा यानी एक नोटिस भेजा गया। तार द्वारा क्या भेजा गया? नोटिस भेजा गया। बैंक द्वारा 61 गांठें तुरंत भेजें, अन्यथा 3 दिन के भीतर वाद प्रस्तुत करेंगे। मतलब उन्होंने कहा कि भाई 61 गांठें तुरंत भेज दो, नहीं तो फिर क्या करेंगे? 3 दिन के भीतर वाद प्रस्तुत करेंगे। देखिए, गंगा शरण जो वादी है, इनके द्वारा एक नोटिस भेजा गया, किसको? प्रतिवादी फर्म को, कि आप 61 गांठें जो एग्रीमेंट के अनुसार, संविदा के अनुसार न्यू विक्टोरिया मिल्स कानपुर की थी,
न्यू विक्टोरिया मिल्स कानपुर द्वारा तैयार की गई थी, उनकी 61 गांठें भेजें। अगर आप 3 दिन के भीतर नहीं भेज रहे हैं तो फिर वाद प्रस्तुत कर दिया जाएगा। तो साथियों, होता क्या है, वादी को प्रतिवादी की तरफ से कोई उत्तर न मिलने पर वादी ने माल के बाजार भाव बढ़ जाने के कारण हुई हानि की वसूली हेतु वाद प्रस्तुत किया। अब जो वादी है, वादी को प्रतिवादी ने जवाब नहीं दिया, वादी को प्रतिवादी ने जवाब नहीं दिया। अब मार्केट में क्या हो गया, रेट बढ़ गया। जो कपड़ा था जिसका एग्रीमेंट हुआ था, मार्केट में रेट बढ़ गया। क्या हो गया, रेट बढ़ गया। और रेट बढ़ जाने के कारण जो हानि हुई वादी को, किसको हानि हुई, वादी को जो हानि हुई है, उस हानि को वसूलने के लिए वाद प्रस्तुत किया गया। क्या किया गया, वाद प्रस्तुत किया गया। कहां पर, न्यायालय में। साथियों, ये कंडीशन बनी वाद प्रस्तुत की। अब वाद जब प्रस्तुत कर दिया गया तो फिर क्या होगा, किस प्रकार से तर्क वितर्क होंगे, वो हम आपको अभी इसी वीडियो में बताएंगे। अब होता क्या है, जो विचारण न्यायालय है, विचारण न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा, वादी के द्वारा। प्रतिवादी कौन है, फर्म है। यहां प्रतिवादी कौन है, फर्म। कौन सी फर्म, रामचरण रामगोपाल। वादी कौन है, गंगा शरण। प्रतिवादी की ओर से अपने बचाव में कहा गया कि उसने अपने वश के बाहर की परिस्थितियों के कारण संविदा समाप्त हो गया है। उसने कहा कि उसके अपने वश के बाहर की परिस्थितियों के कारण, प्रतिवादी ने तर्क क्या प्रस्तुत किया कि जो संविदा हुई थी, संविदा समाप्त हो गई है। कैसे हो गई है, परिस्थितियों की वजह से। परिस्थितियों की वजह से उनके बस के बाहर थी, मतलब जो परिस्थितियां थी उनके कंट्रोल में नहीं थी, उनके बस के बाहर थी, जिससे संविदा समाप्त हो गई। जैसा कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 56 में कहा गया है। 56 में कहा गया है। यह तर्क किसके द्वारा, प्रतिवादी की तरफ से प्रस्तुत किया गया। परीक्षण न्यायालय ने संविदा के गठन का यह अर्थ लगाया कि दोनों पक्षों में कभी भी माल की सप्लाई न होने की संभावना पर विचार नहीं हुआ था। जो परीक्षण न्यायालय है, विचारण न्यायालय है, उसने अर्थ लगाया, साथियों, इस संविदा पर परीक्षण न्यायालय ने अर्थ लगाया कि दोनों पक्षों में कभी भी माल की सप्लाई न होने की संभावना पर विचार नहीं हुआ तथा यह संविदा में लिखे उक्त मिल द्वारा बनाए गए शब्दों का अर्थ सिर्फ सप्लाई किए जाने वाले माल का विवरण मात्रा है और जो ही तैयार होगा तथा जो ही मिल द्वारा दिया जाएगा, शब्दों का अर्थ माल को दिए जाने की विधि का विवरण मात्र है। समझौते की शर्तों के गठन के अतिरिक्त प्रतिवादी ने साक्ष्य में यह बात मान ली है कि जिस समय संविदा की शर्तों का उल्लंघन हुआ उस समय वह समझौते के माल की सप्लाई करने में समक्ष था। यानी वो क्या था, सक्षम था। इस कारण यह वाद अधिनियम की धारा 56 की कंडिका 2 के अंतर्गत नहीं आता। अतः परीक्षण न्यायालय ने वादी को हुई हानि के भुगतान के किए जाने हेतु तो आदेश दिया। साथियों, इसमें जो प्रतिवादी ने तर्क लिया कि परिस्थितियां उसके बाहर की थी, इसलिए संविदा समाप्त हो गई। और न्यायालय ने यह भी कहा कि जो इनके बीच एग्रीमेंट हुआ था उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ही तैयार होगा, जो ही मिल द्वारा दिया जाएगा, शब्दों का अर्थ माल को दिए जाने की विधि का विवरण मात्र माना। समझौते की जो शर्तें थी, शर्तों के अतिरिक्त प्रतिवादी ने साक्ष्य में यह बात मान ली, जो प्रतिवादी फर्म है उनके द्वारा यह बात मान ली गई कि जिस समय संविदा हुई थी, यानी जिस समय संविदा हुई थी उस समय यह सक्षम थे। कौन थे, सक्षम थे। वो कपड़े की विशेष गांठें सप्लाई करने के लिए सक्षम थे वादी को। यह किसने मान लिया, प्रतिवादी ने। तो जब प्रतिवादी ने इस बात को मान लिया कि जब संविदा हो रही थी उस समय सक्षम थे, तो इस स्थिति में संविदा की शर्तों का उल्लंघन हुआ। उस समय समझौते के माल की सप्लाई करने में सक्षम थे। इस कारण यह वाद अधिनियम धारा 56, जो धारा 56 है, धारा 56 की 2 कंडिका के अंतर्गत नहीं आता है। और विचारण न्यायालय ने वादी को हुई हानि के भुगतान किए जाने हेतु तो आदेश दिया कि मतलब जो वादी को हानि हुई है, जो
उसका भुगतान प्रतिवादी करे। कौन करे? प्रतिवादी करे। ये ऑर्डर हो गया। अब साथियों, इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो विचारण न्यायालय ने ऑर्डर दिया था, इस ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील की गई। किसके द्वारा अपील की गई? प्रतिवादी के द्वारा। साथियों, ये जो विचारण न्यायालय है, विचारण न्यायालय ने निर्णय दिया किसके पक्ष में? वादी के पक्ष में। माननीय हाई कोर्ट में अपील हुई। कहां अपील हुई? हाई कोर्ट में अपील हुई। अब हाई कोर्ट में किसने अपील की? प्रतिवादी ने। प्रतिवादी ने उक्त आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी। उच्च न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपील मान्य कर दी। साथियों, जो वादी है गंगा शरण और प्रतिवादी कौन है? फर्म। अपील किसने की? फर्म ने अपील की। अपील किसके द्वारा की गई? फर्म के द्वारा। जब हाई कोर्ट में अपील की गई तो अपील को स्वीकार किया गया। क्या किया गया? स्वीकार किया हाई कोर्ट ने। और विचारण न्यायालय के जो निर्णय थे उनको क्या किया गया? रद्द कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। इसका मतलब जो विचारण न्यायालय ने निर्णय दिया था कि वादी को हुई हानि का भुगतान प्रतिवादी फर्म करेगी, तो यहां पर विचारण न्यायालय के फैसले को पलट दिया, यानी कि प्रतिवादी भुगतान नहीं करेगा। उसके बाद होता क्या है फिर? अब ये तो हाई कोर्ट में अपील हो गई। हाई कोर्ट में किसके पक्ष में फैसला हुआ? जब हाई कोर्ट में अपील हुई, निर्णय हुआ प्रतिवादी फर्म के पक्ष में निर्णय हुआ। अब जो वादी है इसने माननीय कहां? सुप्रीम कोर्ट में अपील की। कहां अपील कर दी? सुप्रीम कोर्ट में। वादी प्रतिवादी। वादी कौन? गंगा शरण ने कहां अपील कर दी? सुप्रीम कोर्ट में। ये फर्म है रामचरण रामगोपाल, जो फर्म है उसके अगेंस्ट। अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध अपील माननीय सुप्रीम कोर्ट में कर दी। जो निर्णय हुआ, हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके अगेंस्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। माननीय न्यायमूर्तिगण ने यह मत व्यक्त किया कि किसी भी संविदा का सही गठन उन शब्दों पर निर्भर करता है जो उसमें प्रयोग किए गए हैं, न कि उन बातों पर जो कि दोनों पक्ष बाद में कहते हैं। माननीय न्यायालय ने कहा कि इन समझौतों को लागू होना चाहिए, जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, कि किसी ऐसी भविष्य की अनिश्चित घटना के होने पर निर्भर नहीं था और न ही यह मामला अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत आता था, जिसके प्रावधान प्रतिवादी द्वारा रखे गए तर्कों से किसी प्रकार भी मेल नहीं खाते। अतः उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मान्य करके उच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया तथा परीक्षण न्यायालय की डिक्री को पुनः बहाल कर दिया तथा अपीलार्थी को केस का पूरा खर्चा भी दिलाया। यहां पर क्या हुआ है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली। क्या कर ली? अपील स्वीकार की। जब अपील स्वीकार की तो जो हाई कोर्ट का निर्णय है वो क्या हुआ? रद्द हुआ। यानी प्रतिवादी के पक्ष में जो फैसला था वो क्या हो गया? रद्द हो गया। अब हुआ किसके पक्ष में? वादी के पक्ष में निर्णय हुआ। जिसमें यह माना गया कि ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं थी, ऐसी कोई असंभव परिस्थितियां नहीं थी जिनको पूरा ना किया जाए। जब संविदा हो रही थी उस समय ऐसी स्थिति थी कि वह फर्म सक्षम थी उस संविदा को पूरा करने के लिए। भविष्य की अनिश्चित घटना के होने पर निर्भर नहीं था। इस प्रकार की जो संविदा भविष्य की अनिश्चित घटना पर निर्भर नहीं था कि कोई ऐसी घटना हुई हो जिससे कि संविदा भंग की जा सके, परंतु वहां ऐसी स्थिति नहीं थी। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को रद्द किया और जो विचारण न्यायालय ने निर्णय सुनाया था, डिक्री पारित की थी वादी के पक्ष में, उसी को बहाल किया और वादी को प्रतिवादी से पूरा खर्चा दिलवाया। तो साथियों, ये बात था गंगा शरण बनाम फर्म रामचरण रामगोपाल का। हमने आपको बताया
जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू साथियों।